दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखना बट सीखने के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन यूएस की मार्केट की क्लोजिंग को देखते हैं जो फ्राइडे के दिन मिल चुकी है। 35 पॉइंट स्टेज डाउ जोन्स, इसको एक न्यूट्रल क्लोजिंग के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं। साथ में नेस्टेक को देखते हैं तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स नीचे यानी आधे % की मंदी है। फैंग प्लस इंडेक्स की बात करें तो 1% नीचे यानी 135 पॉइंट्स की गिरावट है। यानी टेक कंपनीज की पिटाई हुई है फ्राइडे के दिन यूएस के मार्केट के अंदर। अब देखो, कल का दिन इंपॉर्टेंट है टोटल मार्केट के लिए, कुछ बड़ी खबरें जो आप आगे चल के देखोगे वीडियो के अंदर। लेकिन साथ में कल का दिन टेक कंपनीज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अपनी आईटी कंपनीज है ना, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ बड़ी खबरें हैं, उसको भी आगे चल के चेक करते हैं। साथ में दोस्तों एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने है जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि एफआईएस ने काफ़ी बड़ी बाइंग की थी फ्राइडे के दिन। टोटल 8,000 करोड़ की बाइंग आप देख सकते हैं, और उसके बाद में निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है कि इतने कुछ दिनों में एफआईएस ने इतनी बड़ी बाइंग नहीं करी, लेकिन फ्राइडे के दिन काफ़ी बड़ी बाइंग एफआई ने कैश मार्केट के अंदर की है। अब क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे का, आगे चल के पता चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कल के दिन पता चलेगा, क्योंकि कल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मार्केट देगा, और रिएक्शन देखते हैं कैसा हो सकता है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कल के दिन मार्केट किस तरह का रिएक्शन दे सकता है। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, 20 तारीख का डेटा है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ट्रंप अटैक कर सकता है यूएस, जो है यूएस की जो आर्मी है, अटैक कर सकता है इसराइल के ऊपर। अब ये डेटा मैंने आपको दिया था, एक वीडियो भी आपको बता के मैंने आपको बताने की कोशिश की थी डिटेल में कि अगर ऐसा होता है तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एस्केलेशन हो सकता है, वॉर आगे खिंच सकती है, तेलों के दाम बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। ये 20 तारीख का डेटा है, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे ना, तो कल के दिन दोस्तों एक अपडेट आती है जिसके अंदर आप यहाँ पे नोट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ट्रंप ने सजेशन दिया है कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक करना रिक्वायर नहीं है, हो सकता है बिना स्ट्राइक करे ही काम हो जाए। आई थिंक 2 हफ्ते की यहाँ पे बात की थी ट्रंप ने कि 2 हफ्तों का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद ही हमको अगर करना होगा तो कुछ करेंगे, नहीं तो ठीक है, नेगोशिएशन से काम हो जाएगा, ठीक है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं तो पुतिन ने भी धमकी दी है स्काई न्यूज़ पर कि पुतिन को ऐसा लगता है कि ईरान के पास में सभी राइट है, सभी अधिकार है न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए। हम रेडी है, जो भी सपोर्ट ईरान को चाहिए इसके लिए हम वो देने के लिए तैयार है। तो पुतिन ने साफ साफ बोल दिया कि हम ईरान के साथ में हैं। अब देखिए, ट्रंप ने भी मना कर दिया था कि हम 2 हफ्तों का वेट करेंगे, लेकिन दोस्तों एक न्यूज़ आती है आज के दिन जिसमें आप नोट कर सकते हैं कि ट्रंप ने अनाउंस किया है वेरी सक्सेसफुल यूएस स्ट्राइक ईरान के ऊपर। 3 लोकेशन है, नेम्स आप इसमें यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो इनकी न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक कर दिया है यूएस ने। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। ये न्यूज़ आती है सुबह 5:30 के आसपास। अब मार्केट्स तो बंद है, कैसा इंपैक्ट हो सकता है, इजराइल के मार्केट कैसा परफॉर्म करे, क्योंकि वो ओपन है, उसको भी है आगे चल के हम चेकआउट करने वाले हैं। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि यूएस के ऑफिशियल्स ने बोला है कि B2 बॉम्बर, ये जो एयरक्राफ्ट है, ये यूज़ हो चुका है इस स्ट्राइक के अंदर। अब इसके बारे में किसी को पता है तो काफ़ी मतलब यूएस के पास ही हम ऐसा बोल सकते हैं, और काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है। मोस्टली अगर यूएस को न्यूक्लियर अटैक भी करना हो ना, तो हाई चांसेस है कि ये इस तरह के जो एयरक्राफ्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी स्ट्राइक यहाँ पे की जा चुकी है, और ट्रंप के ट्वीट्स और जो भी कमेंट्रीज अगर आपने देखी है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बोला जा चुका है कि हमने बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक अटैक किया है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है। इसके साथ में दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे 7 बजे की न्यूज़ है कि ट्रंप कंप्लीट कर चुके हैं ये सब चीज़ें, और साथ में ट्रंप ने वार्निंग भी दी है कि एडिशनल जो टारगेट्स हैं ईरान में, न्यूक्लियर वेपन जहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उस पर हम अटैक करेंगे अगर ये चुप नहीं हुए या शांत नहीं हुए तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं कि अटैक हो चुका है, और आगे चल के भी अटैक हो सकता है यूएस की तरफ से। अब देखिए यहाँ पे ईरान का क्या कहना है उसको भी देखते हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर अटैक है, अगर ईरान चुप बैठ गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो वॉर आगे एस्केलेट होगी और चीज़ें आगे और भी खराब हो सकती है, अगली हो सकती है। क्योंकि अब इसके अंदर ईरान और इसराइल नहीं है, अब इसके अंदर यूएस भी है, अब यूएस के साथ में रशिया भी है, हो सकता है चीन भी टपके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब देखिए, ईरानियन एमपी ने बोला है कि 3 लोकेशंस मैंने आपको दी थी, जिसमें से एक लोकेशन ये है, ये अनडैमेज है, इसमें कोई भी लॉसेज नहीं है। जितना ट्रंप ने चिल्ला चिल्ला के क्लेम किया है वैसा कुछ भी लॉसेज यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो ईरान भी डेफिनेटली यहाँ पे
चुप नहीं बैठने की कोशिश ईरान की भी, ऐसा कुछ हमको डेटा में देखने को मिल रहा है। साथ में दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन होता हुआ देख सकते हैं कि ईरान और इजराइल की वॉर के बीच में ईरान ने बोल दिया है कि अब हमारा टर्न है एक्शन लेने का। यूएस ने कर दिया जो करना था, अब हमारा टर्न है। तो ये चीज काफी अगली हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ पे ईरान लग नहीं रहा है कि वो रुकेगा, और इस बार कोशिश उसकी पूरी है कि न्यूक्लियर वेपन बना के ही मानेगा। अब देखिए दोस्तों आगे चल के क्या होगा, क्योंकि जो भी डेटा मुझको मिल रहा है उसके हिसाब से मुझे ये पता चल रहा है कि इजराइल कितना भी चाहे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को टोटली डैमेज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जमीन के काफी अंदर होती है और इजराइल ऊपर ऊपर से अटैक कर रहा है, तो इतना कुछ खास डैमेज नहीं होगा। अगर इसको डैमेज करना है, इसको खत्म करना है, तो वो एक ही कंट्री कर सकती है जो कि है यूएस। और वो इसी तरह से कर सकती है जो B-2 बॉम्बर यूज हुआ है उसके जरिए, जो हाई एंड वेपन्स होते हैं, बॉम्ब होते हैं, उसको गिराकर ही ये डैमेज कर सकती है। तो कर सकता है तो यूएस कर सकता है। इजराइल डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएगा ईरान को, बट इतना नहीं पहुंचाएगा जिससे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी ही पूरी तरह से तबाह हो जाए। ठीक है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगर ये ईरान की तरफ से यूएस पर अटैक हो जाता है तो डेफिनेटली फिर यूएस को काफी अच्छा मौका मिलेगा अटैक करने के लिए। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने बात की है ईरान के प्रेसिडेंट से और बोला है कि वॉर रोक दो। देखते दोस्तों क्या होता है, डी एस्केलेशन की यहाँ पे मांग की है। आगे चलते हैं। साथ में दोस्तों आप देखोगे तो इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल को। अब यहाँ पे इंपोर्ट इंडिया ने बढ़ा दिया है रशिया से। अब देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि रशिया इंडिया साथ साथ है। इंडिया और ईरान का आपको भी पता है सीन क्या है, लेकिन रशिया ईरान के साथ में है, तो इंडिया को डिप्लोमेसी के साथ में सबसे बना के चलनी पड़ती है, क्योंकि अपना ट्रेड हर एक कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। अपन रशिया अगर ईरान के साथ है तो इंडिया रशिया से बेड नहीं कर सकता है, क्योंकि रशिया से भी इंपोर्ट करेगा तेल। तो ये सब डिप्लोमेसी इंडिया की बहुत अच्छी है। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उन सभी में डिप्लोमेसी अगर मैं बात करूँ तो इंडिया से अच्छी किसी की नहीं है, जिसके अंदर ट्रेड डील्स डिप्लोमेसी ये काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं इंडिया को भी फायदा मिल रहा है, रशिया से तेल इंपोर्ट करा है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अभी जारी है। आगे चल के दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसके इंपैक्ट में इसराइल के जो स्टॉक मार्केट है ना 4% के साथ में चल गए। इसके पीछे का रीजन है यूएस ने ज्वाइन किया इसराइल को। ऑब्वियस है इसराइल के मार्केट चले गए, क्योंकि यूएस अगर ज्वाइन कर लेता है इसराइल को तो विन विन सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि एक बड़ी कंट्री आ चुकी है इसराइल के साथ में। इसलिए वहां के इन्वेस्टर्स ने काफी बढ़िया बाइंग करी और वहां पे 4% के साथ में मार्केट ऊपर चल गया। अब काफी लोग कमेंट कर देते हैं कि अपने मार्केट तो थोड़े से नीचे हैं, यूएस के मार्केट को भी ऐसा हो रहा है, लेकिन इसराइल के मार्केट के ऊपर है। तो देखिए इसराइल कि इन्वेस्टर्स की वैसे भी एक्सपेक्टेशंस अभी लो है, क्योंकि जब आपकी कंट्री पर ऐसे अटैक चल रहे हैं, इस तरह की वॉर चल रही है, तो क्या है एक्सपेक्टेशंस होगी। उसमें थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ आ जाती है कि यूएस ज्वाइन करेगा तो मार्केट फटता है, मार्केट चलता है। और इसराइल में ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि ऐसा आगे चल के कुछ हो सकता है। पहले भी ऐसा नहीं कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया, इसी रीज़न की वजह से पहले भी काफ़ी बार अटैक हो चुके हैं। ठीक है, तो मार्केट को इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। साथ में दोस्तों आप देखोगे तो इसराइल का जो मार्केट है टीए तेल अवीव, ये ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पिछले 5 दिन का डेटा आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल 6% का जंप है। अभी की बात करें, जब भी मैंने डेटा लिया है मार्केट ओपन था तो इस समय 1.5% की तेजी में है। अगर मैं इसके ऑल टाइम के चार्ट को आपको दिखाऊं तो यह भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो यहाँ से हमको ये नहीं देखना है कि ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो अपने मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगी। चीज़ें अलग अलग है, कंट्री अलग अलग है, ट्रेड अलग अलग होते हैं, इकोनॉमी साइज, ये सब चीज़ें अलग अलग है। अपने को क्या देखना है दोस्तों, अपने को देखना है तेलों के दाम, क्योंकि रशिया यूक्रेन के अंदर भी ये चीज ही इंपैक्ट करी थी अपने मार्केट को। आपने देखा था ट्रिपल डिजिट में तेलों के दाम आ गए थे। वहां पे अपन यही देख रहे थे, आर्टिकल्स में ये सुन पा रहे थे कि जैसे तैसे करके $100 प्रति बैरल के नीचे चल जाए तो ठीक है, अपने को इतना कुछ खास इन्फ्लेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ही गिरते हैं वैसे अपना इन्फ्लेशन कम होता है, कंपनीज के नंबर्स थोड़े थोड़े करके सुधरना शुरू हो जाते हैं, मार्जिन के अंदर आपने देखी ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। पेंट कंपनीज का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जो पाइप कंपनीज है, ये जो भी कंपनीज है जिनके प्रॉफिट के मार्जिन टेंट करे थे वो अभी रिकवर होना शुरू हो चुके हैं। तो उसके पीछे का रीजन है ये। अभी देखिए दोस्तों, ये क्लोजिंग डेटा है फ्राइडे का, तो इसको तो मत देखो, ये तो 2% के साथ में नीचे था, मतलब नहीं है। अब क्या होगा, कल मार्केट खुलेंगे तेलों के, वो पहले खुल जाएंगे 4-5 बजे सुबह, आपको पता चल जाएगा अर्ली मॉर्निंग कि कैसा क्या कितना तेज है कितना नीचे है। तो सारा खेल टिका है तेलों के दाम के ऊपर। अब ये एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी हैं कि यूएस ने अटैक तो कर दिया है,
इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि तेलों के दाम विल सर्ज, ये ऊपर जा सकते हैं अगेन ऑन मंडे। अब देखते हैं कितनी परसेंट तेजी होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे उतना ही नीचे मार्केट जाएगा। उतना नीचे ऐसा नहीं है कि 6% ये प्राइस बढ़ गया तो 6% मार्केट क्रैश, लेकिन जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा ना उतना ज़्यादा डैमेज कर सकता है मार्केट को। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन सब मार्केट की है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि तेलों के दाम कैसे कर सकते हैं और उस हिसाब से मार्केट कैसे कर सकता है। मार्केट की बात करें तो मार्केट अभी आप देखोगे तो एक रिवर्सल मार्केट ऑलरेडी दे चुका है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है काफ़ी टाइम से, ये रेंज आप देख सकते हैं। अभी भी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है, ये निफ्टी का रेसिस्टेंस है और ये निफ्टी का सपोर्ट है। तो इसी रेंज के बीच में अभी निफ्टी घूमते जा रहा है, ना ही कोई ब्रेकआउट कर रहा है ना ही कोई ब्रेकडाउन कर रहा है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, रेंज है, प्रॉफिट टेकिंग होती है, ब्रेकआउट होता है, क्या होता है, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हमने काफी देखी मार्केट ने, कि दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है, अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट 1-2% ऊपर चल जाता है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आईटी कंपनीज के लिए एक बड़ी खबर है, उसको देखते हैं। आईटी कंपनीज निफ्टी में बहुत ज्यादा होल्ड करती है, तो आईटी कंपनीज अगर पिटेगी तो ऑब्वियसली निफ्टी भी पिटेगा। तो देखते हैं आईटी कंपनीज को क्या मिलता है कल के दिन। एसेंचर के देखो रिजल्ट आए थे Q3 के, अपने Q1 क्या है कि Q3 ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट एंड ये सब डिफरेंस होता है यूएस इंडिया में, तो उस हिसाब से Q3 Q1 ये सब हो जाता है। तो 6% के साथ में स्टॉक क्रैश हुआ था एसेंचर, 6% के साथ में क्रैश। दुनिया की सबसे बड़ी बीपीओ कंपनी हम बोल सकते हैं, ठीक है, आउटसोर्सिंग कंपनी हम बोल सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट आती है अपनी टीसीएस। तो 6% के साथ में क्रैश, ओपनिंग इसकी काफ़ी खराब थी और उसके बाद में स्टॉक नहीं चल पाया, यानी कुछ बड़ी खबर होगी स्टार्टिंग में ही। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11% के साथ में टैंक हुआ था स्टॉक, और Q3 का रेवेन्यू अर्निंग्स बीट कर गए एक्सपेक्टेशंस को, आप देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा। लेकिन आईटी कंपनीज में क्या होता है कि आगे की गाइडेंस को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इसके साथ में आप देखोगे तो इन्फोसिस का एडीआर भी गिर गया था 3% के साथ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक्सपेक्टेशंस बीट हुई, लेकिन एसेंचर के जो क्लाइंट्स है ना वो काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एक चैलेंज नहीं फेस कर रहा है, काफ़ी सारे चैलेंजेस यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो उसकी वजह से गाइडेंस कंपनी ने थोड़ी सी लो रखी। अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये गाइडेंस है, ये सिग्नल कर रही है कि फर्दर चैलेंजेस मिल सकते हैं इंडियन आईटी कंपनीज को भी $283 बिलियन तक के। और कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है, कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि कंपनी एक्सपेक्ट करिए स्लोअर डेज अहेड, आगे चल के स्लो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है। साथ में अगर आप देखोगे ना तो कंपनी ने अपने हेडकाउंट्स को भी कम कर दिया है, ये तो 10,000 एम्प्लॉयज कंपनी ने घटाए हैं। अभी आप देखोगे तो इतने एम्प्लॉयज कंपनी के पास में मौजूद हैं। तो ये सारे जो डेटा है ये सिग्नल कर रहा है कि हो सकता है अगले क्वार्टर में कुछ खास ग्रोथ देखने को ना मिले। तो इन्वेस्टर पहले से ही अपनी पोजीशन को हल्की करता है, क्योंकि उसको तो डेटा मिल चुका है, वो क्यों वेट करेगा आगे तक के लिए। अगर इसी बीच में कुछ अच्छी खबर आ गई, एसेंचर ने ही कुछ ना कुछ अच्छा बोल दिया, तो स्टॉक वापस ऊपर भी चल जाएगा। नहीं तो एक डिप यहाँ पे मिला है। अब पता ही है आपको क्या होता है मार्केट के अंदर, इस तरह की जब भी न्यूज़ आती है तो मार्केट स्टॉक आता है लिफ्ट से नीचे और धीरे 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 सीढ़ियों से ऊपर जाता है। देखो यहाँ पे गिरने में कितना टाइम लगा इसको, इतना गैप था ये बस, और यहाँ पे चलने में इतना बड़ा गैप है, और ये गिरा एकदम से। अब देखते हैं ये धीरे धीरे कैसे ऊपर जाता है, वो सब चीज़ें आप देखोगे आगे चल के। बाकी मैंने चार्ट आपको इसलिए दिखाया ताकि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा सही से सेट करके चलो। इन्वेस्टर क्या करता है, सोचता है कि यार आईटी कंपनीज ने पहले बहुत अच्छा किया था, अभी भी बहुत अच्छा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। वर्ल्ड की नंबर 1 आईटी कंपनी या फिर बीपीओ कंपनी हम इसको बोल सकते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी हम इसको बोल सकते हैं, और इसको अगर आप देखोगे तो ये अपने सपोर्ट को ट्रिपल टाइम ले चुका है। ऑल टाइम हाई लगी, सपोर्ट लगा, बीच में है। इसको मैं कनेक्ट करूंगा टीसीएस के साथ में। टीसीएस सेकंड नंबर पे है और ये बड़ी कंपनी है, वो भी ऑब्वियस बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये सपोर्ट टीसीएस ने वापस लिया। स्टिल अपनी जो कंपनी है वो एसेंचर को थोड़ा सा बीट कर पा रही है। टीसीएस की बात कर रहा हूँ। अब ऐसे में इन्वेस्टर को देखो, जो भी इन्वेस्टर ग्रोथ चाहता है, बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमाने चाहता है, वो ऐसी कंपनीज को पोर्टफोलियो में रखता है बहुत ही कम वेटेज के साथ में, या उसके साथ में कुछ ऐसी भी कंपनी रखता है जिसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो। ये कंपनी स्टेबिलिटी देती है, और जो हाई ग्रोथ कंपनीज है वो अच्छे पैसे बना के देती है। या तो इन्वेस्टर रखेगा इसके साथ में और भी कुछ कंपनी रखेगा, या इसको रखेगा ही नहीं। ये दो चीज़ें होती है ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए। जो भी रिटेल इन्वेस्टर है जिसके पास में पैसे कम होते हैं, वो ये करने की कोशिश करता है।
तो आपके पास में क्या टीसीएस जैसी कंपनी है या फिर आपके पास में कुछ और ग्रोथ कंपनी है, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर इन्वेस्टर देखेगा कि मैं क्या करता हूं, जैसे टीसीएस को एक बार मैसेंजर के रिटर्न्स पिछले 5 साल में 34% के, यहाँ पे आप देखोगे तो स्टिल 67% के हैं, चलो ठीक है। अब इन्वेस्टर क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा कि अगर मुझे कोई इंडेक्स टीसीएस से अच्छा रिटर्न दे रहा है आईटी इंडेक्स, तो मैं आईटी इंडेक्स में इन्वेस्ट करूंगा, या वो देखेगा कोई फंड अच्छे रिटर्न दे रहा है तो मैं फंड में इन्वेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा फंड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट ऐसा कुछ नहीं है, आपको खरीदना बेचना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह से इन्वेस्टर देखता है कंपनी का स्टॉक कैसा है, ग्रोथ में कैसा है, अच्छा है बुरा है, तो कंपैरिजन कर लेता है। एक साल के रिटर्न आप देखोगे, टीसीएस ने 10% माइनस में, फंड ने 15% ऊपर। यही आप देखोगे 5 साल में तो 67% और ये जो फंड है 300% ऊपर। ऐसा क्यों? अब इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर एक बड़ी कंपनी रखेगा, नहीं रखना है तो नहीं रखेगा, रिटेल इन्वेस्टर इतने पैसे होते नहीं है, या फिर वो मिड कैप कंपनी देखेगा जिसमें ग्रोथ अच्छी है लेकिन ब्रांड वैल्यू भी कमाल की है। वो कैसे देख सकता है, सिंपल सा, वो जाएगा फंड में, उसकी होल्डिंग देखेगा, ऊपर कौन कौन सी कंपनीज आती है जो मिड कैप स्मॉल कैप है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। अब ऐसा नहीं है कि फंड बीट कर देगा आपकी जो भी कंपनीज है स्टॉक्स है उनको, नहीं, ऐसी भी कंपनी मार्केट के अंदर है कोफोर्ज की तरह। कोफोर्ज को देखे इसके साथ में कंपेयर करें तो कोफोर्ज तो इसको भी बीट कर रहा है, ये 296% के, इसके 360 के हैं। तो कहने का दोस्तों मतलब है, डिपेंड करता है ग्रोथ टू ग्रोथ, या तो इन्वेस्टर कुछ बड़ी कंपनी स्टेबिलिटी के लिए लेगा, उसके साथ में ऐसी कंपनी को खरीद लेगा, तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नहीं करना है तो वो एक सिंपल सा फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देगा या इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन वो सिंगल डिजिट की जो लो ग्रोथ कंपनी जस्ट लाइक टीसीएस, विप्रो, उनके ऊपर दाव नहीं खेलेगा अपना पूरा पैसा लगा के, क्योंकि उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजीज होती है इन्वेस्टर्स की। अभी कंपनीज नीचे भी है, हो सकता है पिटाई हो जाए तो इन्वेस्टर्स को वैसे भी सस्ते भाव में अवेलेबिलिटी मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर पहले ही फोकस करता है, क्योंकि जब कंपनी गिरेगी तब उसके पास इतना टाइम और ये सब चीज़ें नहीं होती, सेंटीमेंट काफ़ी खराब होते हैं, तब वो अपनी रिसर्च नहीं कर पाएगा, करेगा ना नेगेटिवली करेगा, उसको लगेगा कि सब कुछ खराब है, वो कुछ खरीद नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों इन्वेस्टर को देखनी होती हैं। बाकी इन्वेस्टर इन तीनों वीडियोस को भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। वीबीएल के ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन किया है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज है जिनकी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगी, सीखने को आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों जस्ट एक वीडियो, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।